आज बुध है और सितंबर की 11 तारीख। ZBC के उर्दू प्रोग्राम सेरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के अहम मौज़ूआत में अमेरिका में सदारती मुबासे का इख्तिताम, दोनों उम्मीदवारों के नुमाइंदों के मुबासे में फतह के दावे। Right, that we are going forward, that's old news. She's again countering the lies that Donald Trump has told about the economy. He is not telling the truth about what he did with our economy. और अमेरिका के ट्विन टावर्स के डिजाइन में उन्हें बोइंग 707 त्यारे की टक्कर झेलने की सलाहियत दे दी गई थी, तो फिर 9/11 को वो कैसे मुनहदम हो गए। मजीद इस सवाल का जवाब सुनिए कि क्या बानी पाकिस्तान का नमाज जनाजा 2 बार पढ़ाया गया था, और ये भी कि खलाई मखलूक की दुनिया में आमद से जुड़े नजरियात और उनकी हकीकत क्या है। इसके साथ ये भी कि आईफोन 16 से 2 गुना महंगे और 5 बरस की मेहनत के बाद तैयार होने वाले हुआवे मैट XT में खास क्या है, और क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन डाइवोर्स यानी तलाक की भी अपनी खुशबू होगी, या ये कि डाइवोर्स की खुशबू कैसी होगी। नहीं सोचा था ना, मगर हम आपको दुबई की शहजादी के लॉन्च करदा परफ्यूम लाइन डाइवोर्स के बारे में आगाह करेंगे, और उस तरक्की याफ्ता मुल्क के बारे में भी बताएंगे जिसे कम वजन खवातीन का सामना है। シンデレラ体重が計算したら43キロで出ました。 इसके अलावा भी बहुत कुछ आप आज के सेरबीन में जान सकेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले सदारती इंतखाब के उम्मीदवारों कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के माबैन होने वाले गर्मा गर्म सदारती मुबासे का इख्तिताम हो गया है। इस मुबासे के दौरान दोनों उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर झूठ बोलने जैसे इल्जामात आयद किए और एक दूसरे के मईशत, इमिग्रेशन, इसकाते हमल, रूस यूक्रेन जंग, गजा जंग समेत अहम अमूर पर दिए गए बयानात की तरदीद की। सदारती मुबासे के इख्तिताम के फौरन बाद दोनों उम्मीदवारों के सपोर्टर्स और इंतखाबी मुहिम चलाने वालों ने अपने अपने उम्मीदवार को मुबासे का फातेह करार दिया है। I think she did a great job of highlighting just the truth of who Donald Trump is, and most importantly, how dangerous he is. I see this in her, this energy, and the same kind of energy is in this room, right? That we are going forward, that कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम की इंचार्ज जैन ओमेले ने अपने बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कोई रबत नहीं था, वो नाराज थे और झुंझुलाहट का शिकार थे। अपने बयान में उनका मजीद कहना था कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर होने वाले हमले और तशद्दुद पर किसी अफसोस का इजहार नहीं किया। उन्होंने अनगिनत झूठ बोले और अमरीकी शहरियों को दरपेश रोजमर्रा मसाइल की बाबत कोई मंसूबा पेश नहीं किया। दूसरी जानिब ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के तर्जमान का कहना था कि साबिक सदर ने मुबासे में शानदार कारकर्दगी दिखाई है। इंतखाबी मुहिम के नुमाइंदों क्रिस और वाइल्स ने कहा कि ट्रंप ने अमेरिका के हवाले से एक जुर्रतमंदाना विजन पेश किया और ये कि वो इसी तरह अपनी कामयाबियों के सफर को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस मौजूदा सदर जो बाइडन की जाबराना हुकूमती पॉलिसियों की तारीख याद दिला रही थी, वही पॉलिसियां जिन्हें कमला जारी रखना चाहती हैं। मेज़बान ने कमला हैरिस से पूछा है कि वो गजा में इसराइल की जंग से कैसे निपटेंगी और मुज़ाकरात में तातुल को कैसे ख़त्म कर सकती हैं। कमला ने इसके जवाब में अपने पुराने बयानात दोहराई हैं। उनका कहना है कि इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन ये जंग ख़त्म होनी चाहिए और इसे फौरी तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए। कमला ने जंग बंदी के मुतालबे के साथ 2 रियासती हल और गजा की तामीर नौ की बात की है। Vice President Harris, he says you hate Israel. That's absolutely not true. I have my entire career and life supported Israel and the Israeli people. He knows that. He's trying to, again, divide and distract from the reality, which is it is very well known that Donald Trump is weak and wrong on national security and foreign policy. It is well known that he admires dictators
wants to be a dictator on day one, according to himself. ट्रंप से जब पूछा गया कि वो गजा में जंग कैसे खत्म करेंगे और हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए शहरियों को कैसे वापस लाएंगे, उन्होंने अपने जवाब का आगाज ये दावा करते हुए किया है, अगर वो सदर होते तो ये तनाज़ा कभी शुरू ही ना होता। ट्रंप ने हैरिस पर इल्जाम लगाया कि वो इसराइल से नफरत करती है। अगर वो सदर बन गई तो मुझे यकीन है कि अब से 2 सालों में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। उन्होंने मजीद इल्जाम आयद किया वो अरबों से भी नफरत करती हैं। If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. ट्रंप ने दावा किया कि मैं गजा इसराइल मसले से तेजी से निपटूंगा। ट्रंप ने मजीद दावा किया कि जब वो दोबारा मुंतखब होंगे तो रूस और यूक्रेन जंग भी खत्म हो जाएगी। हैरिस ने इसराइल की हमायत करने का अज़म दोहराया है और ट्रंप के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि वो हकीकत से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रंप पर इल्ज़ाम आयद करती हैं कि सबको मालूम है कि ट्रंप को डिक्टेटर पसंद हैं और वो रोज़े अव्वल से ही एक डिक्टेटर बनना चाहते हैं। इसके चंद लम्हों बाद हैरिस ने दावा किया कि फौजी रहनुमाओं ने ट्रंप को काबिल तहकीर शख्स करार दिया था। 11 सितंबर 2001 की सुबह 2 बोइंग 767 त्यारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वा टावर से टकराते हैं। 110 मंजिलों के साथ ये न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत थी। पहला तियारा शुमाली टावर से 8:45 पर टकराया। इमारत में 102 मिनट तक आतिशज़दगी रही और फिर 10:28 पर यह सिर्फ 11 सेकंड में गिर गई। पहले त्यारे की टक्कर के 18 मिनट बाद एक दूसरा त्यारा जनूबी टावर से टकराया। इसमें 56 मिनट की आतिशज़दगी हुई और फिर 9:59 पर यह 9 सेकंड में गिर गया। इन हमलों में 2606 लोग हलाक हुए थे। MIT के सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता सिविल इंजीनियर एडवर्ड कोसेल कहते हैं कि तमाम संजीदा अफराद की जानिब से तस्लीम शुदा जवाब यही है कि ये टावर दहशतगर्द हमले के नतीजे में गिरे। 9/11 हमलों के बाद कोसेल ने कई तहकीकात की सरबराही की जिनमें MIT के माहिरीन ने इंजीनियरिंग और फन तमीर के एतबार से लैंड स्लाइड की वजूहात का जायजा लिया था। कोसेल के जवाब में इस तबाही के उन फिजिकल और केमिकल जावियों से पर्दा उठाया गया जो उस वक्त तस्वर में भी नहीं थे। सन 2002 में शाया होने वाली MIT की तहकीक अमरीकी हुकूमत के उन जायज़ों से मिलती जुलती है जिनकी जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी यानी NIST को सौंपी गई थी। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि जुड़वा टावर आखिर गिरे कैसे। इस सिलसिले में आखिरी तहकीक सन 2008 में शाया हुई। MIT और NIST के जायज़ों के मुताबिक जुड़वा टावर्स इन 2 वजूहात की बिना पर गिरे। नंबर 1, दोनों इमारतों में तैयारे टकराने से उसे साख्ती नुकसान पहुंचा था और नंबर 2, आग कई मंजिलों में फैल गई थी। कोसेल कहते हैं कि अगर आग ना लगती तो इमारतें कभी ना गिरती और अगर साख्ती नुकसान के बगैर सिर्फ आग लगी होती तब भी दोनों टावर जमीन बोस ना होते। उनका कहना है कि इन टावर्स में काफ़ी मजबूती थी। NIST की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक इन टावर के डिज़ाइन में इन्हें बोइंग 707 त्यारे की टक्कर झेलने की सलाहियत दी गई थी। 11 सितंबर अगर अमेरिका के लिए अहम है तो हज़ारों किलोमीटर के फासले पर मौजूद पाकिस्तान के लिए भी अहमियत रखता है, क्योंकि बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात 76 साल कबल इसी दिन हुई थी। मगर अब भी उनसे वाबस्ता कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनकी तफसीलात वाज़ेह नहीं हैं, वो चाहे उनकी तनख्वाह का मामला हो या नमाज जनाजा का। किसी सवाने उम्री में कोई वाक़या मिलता है और किसी सवाने उम्री में कुछ और। आइए इन 2 वाक़यात की कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते हैं जिनकी तफसील कहीं कुछ है और कहीं कुछ और। मौरखीन का इसरार है कि 11 सितंबर 1948 को इंतकाल के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज जनाजा सिर्फ 1 मरतबा अदा की गई और ये नमाज जनाजा अहले सुन्नत के तरीके से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। मगर बाज़ मौरखीन का कहना है कि बानी पाकिस्तान की नमाज जनाजा 2 मरतबा अदा की गई थी।
ایک مرتبہ اہل تشیع کے طریقے سے اور دوسری مرتبہ اہل سنت کے طریقے سے۔ ان مورخین کے مطابق اہل تشیع کے طریقے سے ادا کی گئی نماز جنازہ کی امامت کا فریضہ مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے ادا کیا تھا۔ محمد علی جناح سے نیاز مندانہ مراسم رکھنے والے مولانا انیس الحسنین رضوی کا اس سلسلے میں کہنا تھا کہ محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح نے ان سے اثنا عشری طریقے سے تجہیز و تکفین کے لیے کہا تھا۔ محمد علی جناح کے انتقال کے 4 روز بعد سید انیس الحسنین نے صغیر حسین نقوی کو جو خط تحریر کیا اس میں لکھا گیا کہ یہ 11 اور 12 سپتمبر کی درمیانی رات تھی۔ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا ہے اور محترمہ فاطمہ جناح نے مجھے گورنر جنرل ہاؤس بلایا ہے۔ میں سرکاری گاڑی میں گورنر جنرل ہاؤس پہنچا تو فاطمہ جناح نے بیگم نصرت عبداللہ ہارون کے ذریعے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں قائد اعظم کے غسل اور تکفین کا باطریقہ شیعہ اثنا عشری انتظام کروں اور بعد ازاں ان کی نماز جنازہ بھی پڑھاؤں۔ انیس الحسنین کے مطابق انہوں نے کھارا در میں واقع بڑے امام باڑہ پہنچ کر حاجی ہدایت اللہ عرف حاجی کلو غسال کو جگا کر قائد اعظم کی وفات کی خبر دی اور فاطمہ جناح کی خواہش سے آگاہ کیا، جس کے بعد حاجی کلو نے اثنا عشری جماعت کے صدر سیٹھ رحیم چھاگلا اور سیکریٹری عبد الرسول کو اطلاع کر کے ان کی اجازت سے غسل اور کفن کا تمام سامان فراہم کیا اور حاجی کلو، سیٹھ رحیم چھاگلا اور عبد الرسول میرے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس واپس روانہ ہو گئے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے کے بعد قائد اعظم کے کمرے سے ملحق غسل خانے میں حاجی کلو اور ان کے مددگاروں نے اثنا عشری کے طریقے کے مطابق قائد اعظم کی میت کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ اس کے بعد میں نے قائد اعظم کے کمرے میں نماز جنازہ پڑھائی، جس میں کراچی کے ایڈمنسٹریٹر ہاشم رضا، کراچی کے انسپکٹر جنرل پولیس سید کاظم رضا، سندھ کے وزیر اعلیٰ یوسف ہارون، آفتاب پسر، حاتم علوی اور حاجی کلو وغیرہ نے شرکت کی۔ انیس الحسنین نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ اس کے بعد میت کو راہداری میں رکھ دیا گیا تاکہ عوام الناس آخری دیدار کر سکیں، یہاں تک کہ دن نکل آیا اور میت علموں کے سائے میں جو بڑا امام باڑہ کھارا در سے اسی غرض سے لائے گئے تھے فوجی گاڑی پر مقام تدفین کی طرف روانہ ہوئی، جہاں لاکھوں آدمیوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں دوبارہ نماز جنازہ ادا کی۔ قائد اعظم کی تدفین کے بعد مولوی سید غلام علی احسن مشہدی اکبر آبادی نے بعد طریقہ شیعہ اثنا عشری تلقین بھی پڑھی تھی۔ تلقین پڑھائے جانے کے بعد قبر پر وزیر اعظم پاکستان، وفاقی وزراء اور اسلامی ممالک کے سفیروں نے مٹی دی۔ بعد ازاں ہزاروں انسان سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد منتشر ہو گئے۔ پہلی نماز جنازہ میں شریک کراچی کے ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا نے محمد وسیع خان کے نام لکھے گئے اپنے ایک مکتوب اور پھر اپنی خود نوشت سوانح عمری ہماری منزل میں تحریر کیا ہے کہ میں قائد اعظم کی اس نماز جنازہ میں شامل تھا جو مولانا سید انیس الحسنین رضوی نے پڑھائی تھی۔ یہ نماز اس کمرے میں ادا کی گئی تھی جو گورنر جنرل ہاؤس کے جنوبی حصے میں ہے۔ اس نماز جنازہ میں میرے برادر بزرگ سید کاظم رضا اور یوسف ہارون بھی شریک تھے۔ بیگم نصرت عبداللہ ہارون نے 5 اکتوبر 1972 کو محمد وسیع خان کے نام لکھے گئے خط میں تحریر کیا کہ میں تصدیق کرتی ہوں کہ 11 اور 12 سپتمبر کی درمیانی رات 3 بجے میں نے مولانا سید انیس الحسنین رضوی کو گورنر جنرل ہاؤس بلایا اور فاطمہ جناح نے مولانا سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی مراسم تجہیز و تکفین باطریقہ شیعہ اثنا عشری ادا فرمائیں۔ بیگم نصرت نے مزید لکھا، پاس تمام مراسم غسل و کفن مولانا موصوف کی نگرانی میں انجام پائے۔ بعد نماز صبح مولانا موصوف نے نماز میت باطریق شیعہ اثنا عشری پڑھائی۔ اس نماز میں سید ہاشم رضا، سید کاظم رضا، آفتاب پسر، حاتم علوی اور کئی آدمی شریک ہوئے۔ بانی پاکستان کی نماز جنازے کے بعد اب ہم آتے ہیں ان کی تخلیق یعنی پاکستان کی جانب، جہاں کی وفاقی حکومت نے نئی پینشن پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ پینشن کا لفظ سنیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد روزمرہ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہر ماہ ملنے والی ایک مخصوص رقم کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اسی لیے پاکستان میں لوگ عموماً سرکاری نوکری کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے ہر گزرتے سال کے ساتھ سرکاری خزانے پر پینشن کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو کم کرنے کے لیے حال ہی میں ایک نئی پینشن اسکیم متعارف کروائی ہے، جس سے پینشن کے اہل افراد کے ذہنوں میں کئی خدشات اور سوالات سر اٹھا رہے ہیں۔ حکومت کی جانب سے متعارف کی گئی
नई स्कीम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का नाम दिया गया है, जिसका इतलाक रवा माली साल के आगाज यानी 1 जुलाई 2024 से किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारफ करवाई गई नई पेंशन स्कीम मौजूदा माली साल में भर्ती होने वाले वफाकी सिविलियन मुलाजमीन और आइंदा माली साल में अफवाज में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। इस स्कीम के तफसील में जाने से पहले मुख्तसरन जान लेते हैं कि पेंशन के अहल अफराद कौन होते हैं। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत करने वाले अफराद में सिविल और फौजी मुलाजमीन शामिल हैं, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की जानिब से पेंशन की अदायगी की जाती है, जो उन्हें उस वक्त तक मिलती है जब तक वो जिंदा रहते हैं, और उनकी मौत की सूरत में इस पेंशन की अदायगी उनकी बेवा को जारी रहती है। मौजूदा कानून के मुताबिक बेवा की वफात के बाद भी अगर किसी सरकारी मुलाजिम की कोई गैर शादीशुदा बेटी है तो उसको अपने वालिद की पेंशन उस वक्त तक मिलती रहती है जब तक उसकी शादी ना हो जाए। ताहम अब हुकूमत की जानिब से जारी की गई नई पेंशन स्कीम में इस्लाहात मुतारिफ करवाई गई हैं, जिसके खद्दोखाल पुरानी स्कीम से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली इस नई पेंशन स्कीम का आगाज़ एक ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान का पेंशन बजट 1000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। वाज़ेह रहे कि पेंशन की मद में रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन को हर माह दी जाने वाली रकम को मुल्की वसाइल पर एक बहुत बड़ा बोझ करार दिया जाता है, और चंद माहिरीन मईशत इसे हुकूमत के लिए पेंशन बॉम्ब करार देते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान में सालाना वफाकी बजट का चौथा बड़ा खर्चा पेंशन ही है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मुल्क पर कर्जों के बेनज़ीर बोझ, उन पर सूद की अदायगी और बढ़ते हुए दिफाई अखराजात की वजह से हुकूमतों के लिए पेंशन की अदायगी मुश्किल तर अमर बनती चली जा रही है। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मईशत के उस्ताद अदील मलिक ने ZBC उर्दू से बात करते हुए बताया कि किसी भी मुल्क में पेंशन का ऐसा निज़ाम ही कामयाब हो सकता है जो माली तौर पर देरपा और मुस्तहकम हो। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का जो पेंशन देने का कानून राइज है वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मुल्क की मौजूदा माली हालत इसका बोझ उठाने से कासिर है, और इसीलिए पेंशन बिल को मुआशी हालात के मुताबिक ढालना ज़रूरी है। याद रहे कि रवा माली साल के बजट में पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस रकम 1000 अरब रुपए से ज़्यादा है। पाकिस्तान के मौजूदा माली साल के बजट में पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस की जाने वाली रकम कर्जों की अदायगी, दिफाई बजट और सालाना तरक्याती प्रोग्रामों के बाद चौथे नंबर पर आती है। रवां साल के हुकूमती पेंशन बिल में खातिर खा इजाफा देखा गया, क्योंकि गुज़िश्ता माली साल में हुकूमत ने 832 अरब रुपए रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की मद में अदा किए थे। रवां माली साल की बजट दस्तावेज के मुताबिक हुकूमत को मौजूदा माली साल में 122 अरब रुपए के इजाफी पेंशन बिल के अखराजात बर्दाश्त करना पड़ेंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को इस साल 9700 अरब रुपए कर्जों पर सूद की अदायगी भी करनी है और दिफा पर 2200 अरब रुपए खर्च करने हैं, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स 1400 अरब रुपए हैं, जबकि पेंशन के लिए बजट 1014 अरब रुपए हैं। दूसरी जानब पूरे माली साल में सिविल हुकूमत चलाने के अखराजात के लिए 839 अरब रुपए रखे गए हैं। पाकिस्तान की वजारत खजाना की जानिब से चंद दिनों पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके जरिए नई पेंशन पॉलिसी यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इजरा किया गया है। इस पॉलिसी के मुताबिक इस स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2024 से किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत के इदारों में 1 जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले अफराद पर इस स्कीम का इतलाक होगा। ताहम इसमें वाज़ेह किया गया है कि इस स्कीम का 1 जुलाई 2024 से ऐसे मुलाजमीन पर इतलाक होगा जो वफाकी सिविल इदारों में भर्ती होंगे, जबकि मुल्क की अफवाज में भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर इस स्कीम का इतलाक आइंदा माली साल यानी 1 जुलाई 2025 के बाद से होगा। इस स्कीम के तहत मुलाजमीन अपनी बुनियादी तनख्वाह यानी बेसिक पे में से 10% इस नए पेंशन फंड में डालेंगे, जबकि वफाकी हुकूमत का हिस्सा या शेयर 20% होगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से इस पेंशन फंड के लिए मौजूदा माली साल में 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। सामीन, आपने कभी ना कभी खलाई मखलूक के बारे में ज़रूर सोचा होगा, क्योंकि ये ख्याल कि खलाई मखलूक ने कभी दुनिया का चक्कर लगाया था आजकल बहुत मकबूल होता जा रहा है। बरतानिया की आबादी का 5वां हिस्सा इस बात पर यकीन रखता है कि खलाई मखलूक हमारे सियारे का दौरा कर चुकी है, जबकि 7% कहते हैं कि उन्होंने उड़न तश्तरी को देखा है। अमेरिका में इस तरह के ख्यालात पर यकीन रखने वालों की तादाद बरतानिया से भी ज़्यादा है। वहाँ के शहरियों का मानना है कि उड़न तश्तरियों का देखा जाना इस बात का सबूत है कि ज़मीन से बाहर खला में भी जिंदगियाँ आबाद हैं।
ऐसा मानने वालों की तादाद अमेरिका में 1996 में 20% थी, जो कि 2022 में बढ़कर 34% हो गई है। ताहम लोगों का ये यकीन हकीकत के बरक्स है, क्योंकि हमने आज तक खलाई मखलूक के वजूद का कोई सबूत नहीं देखा। ज़्यादा अजीब बात यह है कि लोग ये मानते हैं कि खलाई मखलूक के वजूद की तस्दीक सिर्फ उनके ज़मीन का चक्कर लगाने से हो सकती है। अगर खलाई मखलूक की मौजूदगी का कोई सबूत दिखेगा तो वो किसी दूर दराज सियारे से हम तक किसी सिग्नल के जरिए पहुंचने का ज़्यादा इम्कान है। प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के जर्नल में शाया होने वाले एक मजमून में लिखा है कि खलाई मखलूक के ज़मीन का चक्कर लगाने जैसे नज़रियात पर यकीन अब कोई अनोखी बात नहीं, बल्कि अब ये बड़ा मुआशरती मसला बन चुका है। ये यकीन इतनी तेज़ी से पुख्ता हो रहा है कि कम अज़ कम अमेरिका में सियासतदान इस पर रद्द अमल भी दे रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी महकमा दिफा की जानिब से रिलीज़ की गई मालूमात मुल्क में बड़ी तवज्जो का मरकज़ रही है। लोगों का इल्ज़ाम है कि अस्करी कुव्वतें और कारोबारी अफराद का एक खुफिया गिरोह अपने ज़ाती मुफादात के सबब खलाई मखलूक के हवाले से सच को छुपा रहा है। सामीन, क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन डाइवोर्स यानी तलाक की भी अपनी खुशबू होगी, या ये कि डाइवोर्स की खुशबू कैसी होगी? सोशल मीडिया पर ये सवालात उठाते हुए खातून सारिफ ने मजीद लिखा कि क्या ये धोखे जैसी खुशबू है। खातून सारिफ की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब में एक और खातून ने लिखा कि नहीं, एट स्मेल्स लाइक फ्रीडम, यानी इसकी खुशबू आज़ादी जैसी है। आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म की खबर या किस किस्म की गुफ्तगू है। आपको दुबई के शेख राशिद अल मखतूम की बेटी शेखा मारा तो याद होंगी, जिन्होंने 2 माह कबल अपने शोहर को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए तलाक दे दी थी। तो अब शहजादी मारा ने अपना एक परफ्यूम मुतारिफ करवाया है, जिसे डाइवोर्स का नाम दिया गया है। ख्याल किया जा रहा है कि उनके बिजनेस ब्रांड मारा M1 के तहत मुतारिफ करवाए गए इस परफ्यूम में उनकी हालिया तलाक का हवाला शामिल है। It was a very unique experience. It was very beautiful. It's showing we are all connecting minds, and I'm looking forward to visit again. शहजादी मारा उस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन की नज़रों में आई थी जब जुलाई 2024 में उनके तस्दीक शुदा इंस्टाग्राम अकाउंट से मुख्तसर अल्फाज में अपने ताल्लुक़ के ख़ात्मे का ऐलान करते हुए लिखा गया था कि मैं तलाक देने का ऐलान कर रही हूँ। शेख मकतूब मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म हैं और दुनिया में घुड़सवारी और घोड़ों की दौड़ों में एक बड़ा नाम रखते हैं। शेख मखतूम के बारे में कहा जाता है कि उनकी मुख्तलिफ बीवियों में से 23 बच्चे हैं, जिनमें से शहजादी मारा भी शामिल हैं। जापान की वजारत सेहत की जानिब से सन 2019 में करवाए गए एक सर्वे के मुताबिक मुल्क में 20 से 29 साल की दरमियानी उम्र की हर 5 खवातीन में से एक को वजन में कमी का सामना है। जापान दुनिया का वो वाहिद तरक्की याफ्ता मुल्क है जहाँ खवातीन का वजन कम होना एक संगीन मसला है। लॉन्सेट मेडिकल जर्नल की 2024 की एक तहकीक के मुताबिक जापान के अलावा खवातीन का इतना वजन दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में बसने वाली खवातीन में होता है। ताहम जापान में खवातीन के वजन को लेकर सूरत हाल हमेशा से ऐसी नहीं थी। सन 1990 की दहाई में जापानी लड़कियों का वजन नई नस्ल की जापानी लड़कियों से कुछ ज्यादा था। मुल्क में किए जाने वाले सर्वेज में ये बात सामने आई है कि नौजवान जापानी खवातीन में पतले होने का रुझान बढ़ रहा है। まず先生、学校の先生にとりあえずこんくらいまで痩せようとかそういうのをミッション課せられるらしいです。 कुछ साल कबल जापान की नौजवान खवातीन में सिंड्रेला वेट यानी सिंड्रेला जैसे वजन की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई गई है। सिंड्रेला वेट होने का मतलब है कि आपका वजन सेहतमंद अफराद के वजन के जुमरे में ना आए, ताहम इससे बहुत करीब हो। ताहम सिंड्रेला वेट को लेकर लोगों में ऑनलाइन बहस छिड़ गई कि उनके नज़दीक एक सेहतमंद वजन क्या है और हकीकत में कितना वजन कम किया जा सकता है। जापान के प्रोफेसर यासुदा ने कम वजन वाली जापानी खवातीन के बारे में मुताला किया है। उनकी तहकीक से पता चलता है कि इनके मुताले में शामिल खवातीन ने तस्लीम किया कि उन्हें वजन बढ़ाने की ज़रूरत है। वो खवातीन जो वजन कम होने का शिकार थीं, उन्हें औसतन 10.3 किलोग्राम वजन बढ़ाने की ज़रूरत थी ताकि वो सेहतमंद लोगों में शुमार हो सकें। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनके ख्याल में उन्हें कितना वजन बढ़ाने की ज़रूरत है तो उन्होंने कहा कि औसतन 0.4 किलोग्राम। प्रोफेसर यासुदा ने जेबीसी को बताया कि जापान में नौजवान खवातीन में बहुत ज़्यादा दुबला होने का रुझान है, जिसकी वजह से उन्हें बांझपन, पैदाइश पर बच्चों का वजन कम होना और सार्कोपीनिया पट्ठों की बीमारी जैसे मसाइल का सामना है।
غذائیت میں کمی سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, خون کی کمی ہو سکتی ہے اور ماہواری میں غیر معمولی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, جبکہ پروٹین کی ناکافی مقدار کھانے کی وجہ سے لوگ پٹھوں کے مسائل سے بھی دوچار ہوتے ہیں. موٹاپے اور دبلے پن پر تبصرے کے دوران پروفیسر یاسودا کی کلاس میں کچھ طلباء نے انہیں بتایا کہ وہ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی پسندیدہ مشہور شخصیات اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز پتلے ہیں. انہوں نے کہا کہ خواتین میں نقصان دہ حد تک وزن کم کرنے کے رجحان میں جاپانی میڈیا کا بھی کردار ہے, جبکہ لوگ ایک طویل عرصے سے امریکہ اور یورپ کے فیشن سے متاثر ہیں. پروفیسر یاسودا کہتے ہیں کہ جاپانی میڈیا میں ہر عمر اور ہر رنگ روپ کے مرد دیکھے جا سکتے ہیں, جبکہ خواتین صرف جوان اور دبلی ہوتی ہیں, اور کیونکہ میڈیا میں زیادہ تر جوان اور دبلی پتلی خواتین نظر آتی ہیں, میرے خیال میں لوگوں کو یہ تاثر جاتا ہے کہ دبلا ہونا آپ کے لیے ہر لحاظ سے بہتر ہے. اس رپورٹ میں جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے, اگر آپ ان میں سے کسی بھی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں تو کسی صحت سے متعلق پروفیشنل سے ضرور رجوع کریں. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.